Student, I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Ramdi. This is my fourth video, and in the previous video I already discussed about the nature of statistics. Now I am going to start the subject matter of statistics. मैंने नेचर के बारे में बात कर लिया था. अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट मैटर में कि आखिर हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है एक्चुअली में वो दो सब्जेक्ट मैटर होता है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का. एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. आखिर ये डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल है क्या, चलिए देखते हैं और समझते हैं. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू दोज मेथड विच आर यूज फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डाटा. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को आप स्टैटिस्टिक्स ही मान सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स का जो डेफिनेशन है वही डिस्क्रिप्टिव्स जो है आपका स्टैटिस्टिक्स है. कलेक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, एनालिसिस करना जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते थे वही आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी है. दिस मैथड रिलेटेड टू द एस्टिमेट एज वेल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये आपका जो टेंडेंसी का मेजरमेंट करता है, एवरेज निकालता है, मीन मीडियन मोड निकालता है और भी बहुत सारा चीज़ लिखा है. डिस्पर्सन जो आपका एक चैप्टर है, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में इतना ही समझ सकते हैं कि ये आपका स्टैटिस्टिक्स ही है, मतलब रूल रेगुलेशन से अगर किसी डाटा को इंक्वायरी को हम कलेक्ट करते हैं तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है. अगला है हमारा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू सच मेथड बाय विच द कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सैंपल. मान लीजिए एक यूनिवर्स, मान लीजिए क्लास को ही मान लीजिए, एक यूनिवर्स मान लीजिए, एक पॉपुलेशन मान लीजिए. सोचिए कि यही पूरा जनसंख्या, यही पूरा विश्व है. एक क्लास में 50 स्टूडेंट है और उसमें से मैं 2 स्टूडेंट से या 3 स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछता हूँ. अगर वो जवाब दे देता है मतलब ये मैं समझूंगा कि सभी ने जवाब दे दिया. आपको याद है मैंने सैंपल मेथड के बारे में बताया था, तो आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि ये सेंसस मेथड हो गया और ये आपका सैंपल मेथड हो गया जो मैंने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है, या सेकंड वीडियो में डिस्कस किया होगा. तो देख लीजिएगा, आप उसे बात समझिएगा यहाँ पे कि ये आपका बहुत ही 2 तरीक़ा से कलेक्शन करते हैं. या फिर एक अच्छे तरीक़े से कलेक्शन कीजिए, सभी बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या दूसरी तरीक़ा से आप कुछ भी बच्चों से क्वेश्चन पूछ के काम चला सकते हैं, ठीक है. तो आप देखा जाए तो यहाँ पे यही कहा गया है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक. इस वीडियो को समझने के लिए आपको सेकेंड और थर्ड समझना पड़ेगा. जब तक आप सेकेंड और थर्ड वीडियो नहीं देखते हैं आपको ये वीडियो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा. तो आप अगर उससे अच्छे से देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा, ठीक है. आते हैं दोनों में डिफरेंट क्या है. देखिए यहाँ पे लिखा गया है डिस्क्रिप्टिव्स और इन्फेरेंशियल वर्क विद द स्मॉलर डाटा. डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, स्मॉलर डाटा के साथ काम करेगा. सेंसर मेथड हमेशा, क्योंकि हर बच्चा से सवाल पूछना, क्वेश्चन पूछना पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए स्मॉलर डाटा हो, कम डाटा हो, तो 20 स्टूडेंट हो, 50 स्टूडेंट हो, तब हम इस तरह का मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. 500 स्टूडेंट हो तो इस तरह का मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. फिर अगला है वर्क विद द लार्ज सेट ऑफ डाटा. आप इन्फेरेंशियल का यूज मतलब सिंपल मेथड हो गया, कुछ बच्चों से पूछ लिए, मतलब ये मान लिए कि हाँ चलो सभी को आता है, ये आप इन्फेरेंशियल या सिंपल मेथड से कह सकते हैं. प्रोसेस इज सिंपलर टू डू. बहुत अच्छा प्रोसेस है. कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, ये एक प्रोसेस बना हुआ है इसमें. प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स एज वी हैव टू डिसाइड द बेस्ट सैम्पलिंग टेक्निक. यहाँ प्रोसेस थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि हम किस टेक्निक से सैंपल पता करेंगे, ठीक है. रिजल्ट ऑब्टेन इज रिप्रेजेंट द इंटायर डाटा सेट. जो भी रिजल्ट निकलेगा डिस्क्रिप्टिव से तो वो आपका पूरे डाटा को अच्छे से डिफाइन करेगा, मतलब अच्छे से मेहनत किया हुआ डाटा है, इसमें कहीं एरर नहीं हो सकता. रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. ये सिर्फ पॉपुलेशन या जनसंख्या या जो डाटा निकाले उसका एक पोर्शन को बताता है. एंड टू डिड्यूस, परिणाम निकालना या अनुमान लगाना कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन विद द सेम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी. ये मान के चलना कि अगर 2 बच्चों से सवाल पूछ लिया और वो 2 बच्चों ने बता दिया तो 50 स्टूडेंट में बता सकता है ये वो डाटा है. तो ये देखा जाए तो एक सिंपल है सिर्फ, आप ज़्यादा अच्छा आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड रहेगा जो बहुत ही बेहतरीन बताता है. अगला है एरर इन्वॉल्व इज यूजुअली लेस. इसमें आप गलतियाँ कम कर सकते हैं क्योंकि आप अच्छे तरीक़ा से स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. यहाँ गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि सैंपल निकाल रहे हैं. अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कि आखिर लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स का. तो देखते हैं न्यूज़ सेम जो है इन्होंने इनका लिमिटेशन के बारे में लिखा है. स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें होने से या इतना अच्छा स्कोप होने पे भी इसका कुछ लिमिटेशन है. स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी रिगार्डेड एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द research of the great value but bearing the reveals limitation which are not possible overcome. मतलब स्टैटिस्टिक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है रिसर्च का, पर फिर भी इसमें कुछ
बुराइयां हैं, कुछ बैरियर है, चलिए हमें देखते हैं आखिर वो क्या बैरियर है। तो ये देखिए सम आर द नोटेबल, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिमिटेशन है। पहला है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली, मतलब हम सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में जान सकते हैं और किसी तरह का डाटा या इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकल में बता सकते हैं कि हेल्थ है तो कितना परसेंट है, ऑनेस्टी है तो कितना परसेंट है, या फ्रेंडशिप है कितना परसेंट है। तो ये फ्रेंडशिप को, ऑनेस्टी को तो हम लोग परसेंटेज में नहीं निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली जस्टिस हो गया। तो ये क्या करता है, फैक्ट को लेते हैं, बट ये बहुत सारा जो डाटा है इट डज नॉट इन्वॉल्व ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप और हेल्थ, इसके बारे में ये परसेंटेज नहीं निकाल सकता। यही बताया जा रहा है कि न्यूमेरिकल डाटा है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, मतलब यहाँ पे लोगों का ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होना चाहिए, या डाटा ज़्यादा होना चाहिए। जब एक से ज़्यादा डाटा रहेगा तभी आप स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। जब इंडिविजुअल व्यक्ति होगा या इंडिविजुअल थिंग होगा तब हम उसका स्टैटिस्टिक्स नहीं निकाल सकते हैं। होमोजेनिटी ऑफ डाटा ऑफ एसेंशियल रिक्वायरमेंट, सबसे पहला बात, आप जो भी डाटा निकालें उसमें होमोजेनिटी होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी क्लास 10 के बारे में आप इंक्वायरी करें तो आप क्लास 10 का सेक्शन ए और बी में जा सकते हैं, उसका इंक्वायरी कर सकते हैं। ये नहीं कि 10 का हम कंपेरिजन 9 से कर रहे हैं या 10 का कंपेरिजन हम 12 से करें, तो वहाँ होमोजेनिटी खत्म हो जाता है। होमोजेनिटी मतलब एक जैसा काम करना। जैसे अगर मैं जनसंख्या पे काम कर रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉयमेंट में नहीं काम करूँगा, मैं एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा हूँ तो मैं पॉवर्टी पे काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये होमोजेनिटी होता है, आप इसे बिल्कुल पढ़ें। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेज, हमेशा बता देते हैं रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है सिर्फ एवरेज में। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10 लाया, कोई 12 लाया, कोई 8 लाया, तो देखा जाए सभी ने 30 लाया है, बच्चा 30 मार्क्स लाया है। अगर 3 से डिवाइड कर दें तो एवरेज 10 बता रहा है। तो एवरेज के बेसिस पे हम ये मानते हैं कि सभी बच्चा ने 10 के आसपास लाया है। तो ये सिर्फ एवरेज पे ही बताता है कि हाँ रिजल्ट हमारा अच्छा है या बुरा है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में भी प्रूव टू बी रॉन्ग। बिना रेफरेंस, बिना जांच किए आपका जो स्टैटिस्टिक है वो गलती हो सकता है। चलिए मैं इसे एग्जांपल के अनुसार बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, मान लीजिए दो कंपनी है, क्लोथ बिजनेस है, एक पेपर बिजनेस है। क्लोथ बिजनेस 2017 में 1 लाख कमाता है, 2018 में 2 लाख कमाता है, 2019 में 3 लाख कमाता है। तो सारा जोड़ के हमारा कितना आ जाएगा, देखिए हमारा सारा जोड़ के आपका 6 लाख आ जाएगा। 6 लाख को अगर 3 साल से डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है 3 लाख आ जाएगा। 3 साल का जो प्रॉफिट होता है उसको जोड़कर अगर हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दें तो हमेशा एवरेज बताता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एवरेज 2 लाख बता रहा है, मतलब ये माना जा रहा है कि हर साल 2 लाख के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, पर एक्चुअली में ऐसा तो है नहीं। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारा हर साल प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पर अगला फेज देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। यहाँ देखिए जिस जैसा साल बढ़ रहा है उस तरह से प्रॉफिट घट रहा है। इसका भी जो एवरेज आएगा 2 लाख ही आएगा, टोटल 6 लाख 3 से डिवाइड करने के बाद। पर देखा जाए तो आपका ज़्यादा अच्छा कम क्लोथ बिजनेस रहेगा, आपका पेपर मिल लॉस में जा रहा है, हर साल उसका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये एक तरह का रेफरेंस है। तो बिना आप रेफरेंस का स्टैटिस्टिक्स ना निकालें, वो आपका स्टैटिस्टिक गलत बता देगा। मान लीजिए इसमें 2 लाख तो एवरेज बता रहा है, तो लग रहा है जैसे कि बहुत अच्छा चल रहा है, बट बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, हर साल प्रॉफिट घट रहा है। तो ये नुकसान है एक्चुअली में। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक बिना रेफरेंस का नहीं निकलता है। रेफरेंस देखें, उसको ध्यान से देखें। कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट, और ये भी याद रखें स्टैटिस्टिक्स हमेशा एक्सपर्ट के द्वारा ही निकाला जाना चाहिए। मतलब कि जो एक्सपर्ट व्यक्ति है, जिसे स्टैटिस्टिक का नॉलेज है, वही स्टैटिस्टिक का यूज़ करें। अगर मान लीजिए कोई और जो इंसान जिसको नहीं आता है तो वो गलत स्टैटिस्टिक्स निकाल सकता है। जैसे आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि हमेशा जो स्टैटिस्टिक होता है उन लोगों के पास ही होना चाहिए जो अच्छे तरीक़े से नॉलेज रखते हैं। अदरवाइज ये स्टैटिस्टिक उन लोगों का काम नहीं है जिनके पास नॉलेज नहीं है स्टैटिस्टिक का। प्रॉन टू मिस यूज, हमेशा याद रखिएगा इसका मिस यूज भी हो सकता है। जो डाटा हम लोग निकालते हैं, मिस यूज मतलब आप इसे लोग इसे गलत तरीक़ा से स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट कर देता है। मतलब किसी साल मान लीजिए कि मेरा एक कंपनी है, प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, पर मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि देखिए मेरा स्टैटिस्टिक देखिए, मेरा प्रॉफिट देखिए, मेरा कंपनी कितना कमा रहा है, जबकि प्रॉफिट है नहीं। मैं एक गलत स्टैटिस्टिक बना दिया, मैं गलत एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, लोग उस कंपनी में आएंगे और वो भी नुकसान झेल सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स घुमा दिया जा सकता है, बदल दिया जा सकता है, प्रॉफिट को भी चेंज किया जा सकता है। नंबर को चेंज करने में कितना समय लगता है, तो ये तो बड़ी आसान बात है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का मार्क्स ज़्यादा आया और गलती से कम हो गया, गलती से भी हो सकता है, लोग जानबूझ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोन टू मिस यूज है। व्हाट स्टैटिस्टिक डज, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। तो देखते हैं, स्टैटिस्टिक हैज इमर्ज एज ए
लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमिक्स। जितना भी इकोनॉमिक्स है उसके लिए स्टैटिस्टिक्स एक लाइफ लाइन है, एक तरीका है, क्योंकि हर इकोनॉमिक्स को स्टैटिस्टिक्स चाहिए। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं बिना स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा सकता हूँ। मुझे एवरेज, परसेंटेज, सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए। Because of the growing use of the statistical by the economics, that the subject are econometric अर्धमितीय have been added to the horizon of the economics। अर्धमितीय मतलब इकोनॉमिक्स में बहुत सारा ग्राफ आता है, बहुत सारा टेबल आता है, तो इसको जानने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का जानना जरूरी है। तो यही पार्ट लिखा गया है प्रोफेसर टिबेट के द्वारा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, आप इसे बिल्कुल पढ़ लें। अब आते हैं हमें हमारा ये जो फंक्शन क्या है और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है स्टैटिस्टिक्स का। तो पहला फंक्शन है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का जो इम्पोर्टेंट है, ये जो फंक्शन है, ये पहला काम ये कि ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है। मतलब ये हर बात को क्वांटिटी में ही दिखाता है, बिना क्वांटिटी में ये नहीं दिखाएगा, बिना नंबर को ये नहीं एक्सप्लेन करता किसी चीज़ को, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को, जैसे कि गरीबी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है देश का, वो क्वांटिटी में दिखाता है कि इतना % है या ये है वो है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर इंटर सेक्टर और इंटर पोर्टल कंपेरिजन क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ कि आखिर इंटर सेक्टरल कंपेरिजन क्या है। गांव में गरीबी कितना है, शहर में कितना गरीबी कितना है, अगर मैं इसका बारे में कंपेरिजन करता हूँ कि रूरल में गरीबी मान लीजिए 30% है ना, अर्बन में गरीबी मान लीजिए 70% है, या रूरल में 70% है, अर्बन में 30% है। तो ये अगर मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ तो ये आपका इंटर सेक्टरल कंपेरिजन कहलाता है। कि इंटर सेक्टर मतलब कि सेक्टर मतलब ये हो गया रूरल सेक्टर, ये हो गया अर्बन सेक्टर। दो सेक्टर में मैं कंपेरिजन बता रहा हूँ कि आखिर गांव में कितना गरीबी है, आखिर अर्बन में शहर में कितना गरीबी है। तो इसे हम इंटर सेक्टरल कंपेरिजन कहते हैं। अगला है हमारा कि इंटरपोर्टल कंपेरिजन। यहाँ इंटर सेक्टरल भी है और इंटरपोर्टल है। इंटरपोर्टल में तो क्या होता है कि रूरल में आखिर गरीबी क्यों है, अगर है तो क्यों है, और अर्बन में भी अगर गरीबी है तो क्यों है, वहाँ किस प्रकार का गरीबी है और यहाँ पे किस प्रकार का गरीबी है। अगर मैग्नीट्यूड समझे कि आखिर गरीबी किस तरह का है, तो देखा जाए शहरों में गरीबी किस प्रकार का होता है। मोची एक गरीब है, एक प्लास्टिक उठाने वाला भी एक गरीब है शहरों में। जबकि गांव में क्या होता है, जो बहुत सारे गरीब भीख मांगते हैं या रोडों में चल रहते हैं या जिनके पास रहने की जगह नहीं है, तो वो सब गरीब है। तो बहुत तरह का गरीब होता है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड को समझाया जाए तो ये उसमें अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो इंटरपोर्टल कंपेरिजन कहलाता है, ठीक ना। चलिए, वर्किंग आउट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। इकोनॉमिक्स को ये जानना स्टैटिस्टिक्स इसलिए चाहिए क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से उसको कारण पता चलता है कि आखिर क्या कारण है कि प्राइसेस बढ़ रहा है, क्या कारण है कि गरीबी बढ़ रहा है, क्या कारण है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और इसे कैसे ठीक किया जाए, कैसे नया पॉलिसी लाए। यही आपका वर्किंग आउट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। कि किस प्रकार से इकोनॉमिक्स जो होते बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो हैं वो किस तरह से गरीबी को ख़त्म करने के लिए नई नई पॉलिसी गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट उसे लागू करे और गरीबी को ख़त्म करें। तो यही है वर्किंग आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप इसे भी बिल्कुल पढ़ें। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक थ्योरी बनाना या इकोनॉमिक मॉडल बनाना, जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स तैयार करते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। प्राइसेस घट रही है किसी चीज़ का, तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक थ्योरी बन गया है। मतलब स्टैटिस्टिक्स निकालने से कि इतना % बढ़ा है तो इतना % डिमांड घटा है, तो ये एक इकोनॉमिक थ्योरी बनाएगा, इकोनॉमिक का नॉलेज बनाएगा जो हमें समझना पड़ता है, जो हमें माइक्रो इकोनॉमी में देखने मिलेगा, ठीक ना। माइक्रो इकोनॉमी में इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में दिया गया है, सिर्फ थ्योरी है। उसमें बताया गया है किस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ता है, घटता है, क्या प्रॉब्लम होता है, किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक ना। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन करता है इकोनॉमिक थ्योरी को। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ का डाटा पता है, मान लीजिए मुझे पहला साल का प्रॉफिट मेरा 10,000 हुआ है, दूसरा 12 हुआ है, तीसरा 8,000 हुआ है, तो मैं ये पता कर सकता हूँ मेरा चौथा साल प्रॉफिट कितना होगा। 12, 8 या 10 के बराबर ही होगा या आसपास ही होगा, मान लीजिए 9,000 हो सकता है। तो मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ जब मुझे स्टैटिस्टिक्स का पता रहेगा। अगला है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। जब मुझे स्टैटिस्टिक पता रहेगा, जब मुझे देश का गरीबी पता रहेगा, तब मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इसमें तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है हमें नए नए पॉलिसी बनाने में इकोनॉमिक्स को। जब तक स्टैटिस्टिक्स पता नहीं रहेगा तो आप नया नया फार्मूला या नया नया पॉलिसी भी बिल्कुल नहीं बना सकते हैं।
इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक प्रोड्यूसर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, एक कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचता है। जब दोनों का ये जो वांट है वो पूरा हो जाए तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब संतुलन हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसे ख़त्म कर दिया है। और यहाँ डिसट्रस्ट ऑफ लास्ट जो टॉपिक है वो डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक है। मतलब बहुत सारे लोग जो है स्टैटिस्टिक के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि स्टैटिस्टिक प्रूफ भी हो सकता है, नहीं भी प्रूफ हो सकता है, इसमें गलतियाँ हो सकता है, इसमें इसे बदला जा सकता है, इसलिए इसे डिस्ट्रस्ट कहा गया है। आप इस नोट्स को भी बिल्कुल लिखें और कैसे इसे हटा सकते हैं तो वो भी यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ को आप बिल्कुल लिख लें, समझ लें। क्लियर? तो सो थैंक यू, दिस चैप्टर इज completed. Thank you, and write all the notes. This is very important because this is my notes is related to exams. Thank you.